वो लेजर कूलिंग ऑफ एटम्स है। और ये जो आपकी बुक में जो है, मैंने सोचा कि आज पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जब आप यहाँ बुक से रीड करें तो आपको प्रॉब्लम ना आए। तो लेजर कूलिंग के बारे में लास्ट लेक्चर में मैंने उसकी बेसिक्स बताई थी कि व्हाई डू वी नीड टू कूल डाउन द एटम्स एंड व्हाट इज मेंट बाय कूलिंग ऑफ एटम्स, और व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कूलिंग दीज एटम्स। अब उसमें जो टेक्निकली इसको परफॉर्म किस तरीके से किया जाता है, बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया था उसमें कि हमारे पास थ्री पेयर्स ऑफ काउंटर प्रोपेगेटिंग लेजर बीम्स होते हैं। 3 पेयर्स यानी 6 लेजर बीम्स हैं जो एक पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। और वो पॉइंट जहां पर लेजर बीम्स इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, उस रीजन में जितने एटम्स होते हैं वो वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, एंड इट गेट्स हार्ड फॉर देम टू लीव दैट रीजन। इंटरेक्शन रीजन से निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इस तरह की सिचुएशन को हम ऑप्टिकल मोलेसिस का नाम देते हैं। वी कॉल इट ऑप्टिकल मोलेसिस। मोलेसिस से मुराद, इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल मोलेसिस। यानी मोलेसिस के बारे में आप जानते हैं, जैसे अगर आपने कभी शुगर मिल विजिट की हो तो उसके साथ उन्होंने एक जगह डाली होती है जहां पर एक दलदल नुमा चीज पड़ी होती है। उसमें कोई चीज अगर गिर जाए तो वो स्लोली स्लोली उसमें नीचे चलती जाती है। तो इस तरह की सिचुएशन को मोलेसिस कहते हैं। तो ये ऑप्टिकल मोलेसिस का मतलब ये है कि फॉर एटम्स, एटम्स के लिए हमने लाइट की मदद से एक मोलेसिस वाली रीजन क्रिएट कर दी है, और इसको हम ऑप्टिकल मोलेसिस का नाम देते हैं। ऑप्टिकल मोलेसिस यानी जब एटम उसके अंदर ऐसे फंस जाता है, जस्ट लाइक जैसे किसी दलदल नुमा रीजन के अंदर वो स्टक हो जाए, और वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें से अगर उसने निकलना हो तो इट इज़ वेरी हार्ड फॉर इट टू गो आउट ऑफ दैट रीजन। ये जो अब ये ऑप्टिकल मोलेसिस हमने बनाना कैसे है और लेजर्स के ऊपर कंडीशंस क्या हैं वो पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो हमारी जो बुक है, इसमें जो बताया गया है इसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 3.9 है आपकी इस बुक का, लेजर कूलिंग ऑफ सोडियम एटम्स। मैंने आपको जो लास्ट टाइम लेक्चर दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अल्कली मेटल्स को कूल डाउन करना ईजीएस्ट है एज कंपेयर टू एनी अदर एटम्स। उसकी कुछ रीजंस हैं जो अभी लेक्चर के दौरान हम डिस्कस करेंगे। और सीजियम एटम्स को अगर हम कूल डाउन कर लें तो चूंकि सीजियम इज यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, सो यूजिंग दोज लेजर कूल्ड सीजियम एटम्स हम फ्रीक्वेंसी का प्रिसाइज स्टैंडर्ड बना सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल चूंकि टाइम है, सो वी गेट ए वेरी मच एक्यूरेट स्टैंडर्ड ऑफ टाइम यूजिंग दीज लेजर कूल्ड एटम्स। और मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि ये इसको किस तरह, इस एक्यूरेसी को किस तरह हम जीपीएस सिस्टम में अपनी पोजीशन को लोकेट करने के लिए जो एक्यूरेसी यूज करते हैं उसमें किस तरह इसको साथ लिंक किया जाता है। तो ये आज का अब ये स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखें यहाँ पर ये मैं थोड़ा सा यहाँ से रीड कर देता हूँ ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। एन एक्साइटिंग न्यू एप्लीकेशन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी मेक्स यूज ऑफ लेजर्स टू स्लो डाउन एटम्स इन द गैस फेज। ये जो गैस फेज वाली टर्म है ये मैंने दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर हम एटम्स को स्लो डाउन करना चाहें ताकि हम उस उनकी रिलेटिविस्टिक मोशन के इफेक्ट्स को एलिमिनेट कर सकें, तो उसके लिए जो कन्वेंशनल मेथड्स हमारे पास हैं कूलिंग के, जिसमें रेफ्रिजरेशन शामिल है, यूज़ ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन है, एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन है, लिक्विड हीलियम का इस्तेमाल है, इन सब मेथड्स को यूज़ करने के नतीजे में जो सैंपल होता है हमारे पास वो गैस फेज में नहीं रहता, यानी इंडिविजुअल एटम्स की फॉर्म में नहीं रहता, बल्कि वो एटम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके अपना फेज चेंज कर लेते हैं। सो दे गो टू लिक्विड और सॉलिड फेज। तो लिक्विड या सॉलिड फेज में जब एटम्स चले जाते हैं तो दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, और उसकी वजह से उनकी स्पेक्ट्रल लाइंस ब्रॉड हो जाती हैं। तो दैट्स वाई वो
मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन आने शुरू हो जाती हैं। सो वी आर, अगर हम एटॉमिक ट्रांजिशन को स्टडी करना चाहते हैं तो इट इज़ एसेंशियल कि हमारे पास जो एटम्स हैं वो गैस फेज में हो, यानी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट ना कर रहे हों, और उनकी वेलोसिटीज बहुत लो हों। तो ये slow down atoms in the gas phase to such low velocities that their kinetic energy distribution is characteristic of that expected for a gas at temperature of the order of microkelvin. In the ultimate experiments, sub microkelvin temperatures have been possible. तो ये लेजर कूलिंग की मदद से, लेजर्स की मदद से हम सब माइक्रो केल्विन, यानी दिस इज 0.000001 केल्विन, दिस इज द ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड यूजिंग लेजर कूलिंग। तो इसमें क्या होता क्या है एक्चुअली, द मेथड मेक्स यूज ऑफ लीनियर मोमेंटम एसोसिएटेड विद फोटोन, और ये मोमेंटम हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी होता है, सॉरी पी इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा होता है, तो वेयर लैम्डा इज डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। तो इसमें फोटोन इज अब्सॉर्ब्ड बाय द एटम moving towards it, then conservation of momentum dictates that momentum of the atom must decrease. तो ये वाली चीज़ मेन है। आगे मैं इसको अब आपको वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब हमने लेज़र कूलिंग का एक्सपेरिमेंट करना होता है तो हमें एक रीजन चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो एटम्स हों जिन्हें हम कूल डाउन करना चाहते हैं। अब वो कैसे हासिल किया जाए, तो उसके लिए हमें एक वैक्यूम चैम्बर की ज़रूरत होती है। उस वैक्यूम चैम्बर में हम अल्ट्रा हाई वैक्यूम क्रिएट करते हैं। अल्ट्रा हाई वैक्यूम का मतलब है 10⁻⁻⁹ टॉर से भी कम लेवल का वैक्यूम। ये आम तौर पर जो हम प्रैक्टिकली जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म अगर करना चाहें तो हमें इसके लिए 10⁻⁻10 या 10⁻⁻11 का वैक्यूम रिक्वायर्ड होता है। 10⁻⁻10 या 10⁻⁻11, यानी 10⁻⁻9 से लोअर। तो अल्ट्रा हाई वैक्यूम का मतलब ये होता है कि उस रीजन में हमने तमाम जो अदर मॉलिक्यूल्स थे और वाटर वेपर्स थे उनसे छुटकारा हासिल कर लिया। और ये अल्ट्रा हाई वैक्यूम, इसमें हमें जो चाहिए होता है, इट शुड बी ए ड्राई या क्लीन वैक्यूम, इसको नाम दिया जाता है। तो ये क्लीन वैक्यूम हमें रिक्वायर्ड होता है, और क्लीन वैक्यूम, अल्ट्रा हाई वैक्यूम हासिल करने के लिए हमें इसमें जो सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं वो सॉर्प्शन पंप्स या टर्बो मोलिकुलर पंप्स पर मुश्तमिल होता है। यानी आम तरह के पंप से ये हासिल नहीं किया जाता, और साथ आयन पंप्स लगाए जाते हैं। तो लेकिन अगर आपने वैक्यूम टेक्नोलॉजी के कोर्स में ये चीज़ें पढ़ी हैं तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ी तो भी जस्ट आई एम गिविंग यू जस्ट एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि क्लीन एनवायरनमेंट यानी ऑयल फ्री पंप्स इसमें चाहिए होते हैं, जिसमें ऑयल का कोई भी वेपर यूज़ ना हो रहे हो, ताकि वो इस चैम्बर को बिल्कुल भी कंटेमिनेट ना कर सकें। यानी टेक्निकली हाईली एडवांस्ड लेवल का हमें वैक्यूम सिस्टम रिक्वायर्ड होता है, जिसमें ये हम इंश्योर करते हैं कि हम बहुत लो प्रेशर पर चले गए हैं, यानी अल्ट्रा हाई वैक्यूम अचीव हुआ है और वो क्लीन एनवायरनमेंट है, उसके अंदर देर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी टाइप्स ऑफ ऑयल वेपर्स या वाटर वेपर्स या बैक स्ट्रीमिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ अदर थिंग। तो अल्ट्रा हाई वैक्यूम, ये एक चैम्बर है हमारे पास जिसमें अल्ट्रा हाई वैक्यूम हमने क्रिएट किया हुआ, और चैम्बर की एक्चुअल शेप मैंने लास्ट टाइम भी दिखाई थी। आज भी मैं आपको इंशाल्लाह इस जब ये हम पढ़ लेंगे तो फिर मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो इसमें ये देखें, ये आपको यहाँ पर एक नज़र आ रहा है सैंपल मैनिपुलेटर। सैंपल मैनिपुलेटर से मुराद ये है कि हमने ये वैक्यूम पोर्ट लगाई हुई है और इसमें हम मैकेनिकली इस सैंपल को इंसर्ट करके उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, यानी आगे पीछे मूव कर सकते हैं। मैनिपुलेट करने से ये मुराद है अप एंड डाउन या ऊपर नीचे, और ये उसका कंट्रोल यहाँ पर यही लगे हुए हैं, और ये चैम्बर के बाहर से हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। और ये देखें सोडियम पैलेट लिखा हुआ है, यानी यहाँ सोडियम मौजूद है इसमें। तो एक्चुअली ये होता है कि यहाँ पर हमने पहले चैम्बर के अंदर ये अरेंजमेंट करके कि इसमें हमने सोडियम लगाया और फिर हमने इसको कर लिया है, इवैक्यूएट कर दिया है, अल्ट्रा हाई वैक्यूम क्रिएट कर लिया है। और ये विंडोज़ हैं, ये यहाँ पर भी विंडो है, इधर विंडो भी है और उसके पीछे मिरर भी लगा हुआ है, फिर इस तरफ भी विंडो एंड मिरर है,
और एक साइड पर हमने सिस्टम को डिटेक्ट करने के लिए कि अंदर फ्लोरेसेंस हो रही है या नहीं, यानी ये जो यहाँ पर उसके लिए हम फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब यहाँ हमने लगाई हुई है जो डिटेक्ट करती है कि जो एटम्स हैं वो कोई रेडिएशन एमिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो फ्लोरेसेंस इसको बोलते हैं, तो वो यहाँ से हम डिटेक्ट करते हैं। अब ये अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने ये चूंकि क्रॉस सेक्शनल व्यू है तो इसमें सिर्फ आपको ये 4 विंडोज नजर आ रही हैं। एक साइड से देखें ये लेजर आ रही है और इसका कुछ पार्ट एटम्स के साथ इंटरेक्ट करेगा और दूसरी तरफ चला जाएगा और ये मिरर से टकराएगा और टकरा कर ये वापस भी आएगा। तो ये एक इधर को जा रही है और दूसरी जो मिरर से टकरा कर आ रही है। तो दिस इज वन पेयर ऑफ काउंटर प्रोपेगेटिंग बीम्स। और मिरर से पहले यहाँ पर हमने क्वार्टर वेव प्लेट भी लगाई होती है। क्वार्टर वेव प्लेट का मतलब ये है कि वो उसकी पोलराइजेशन को भी चेंज करती है। लेकिन अगर आप उसको फिलहाल इग्नोर कर लें, फिलहाल हम इजी करने के लिए ये कह देते हैं कि एक लेजर बीम ये जा रही है और मिरर से रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आ रही है। उसके बाद इधर से एक लेजर यहाँ से हमने इंसर्ट की और ये इधर वाले मिरर से टकरा कर वापस आ रही है। और इसी तरह ऊपर से होगी ये, जैसे ये इधर शो किया हुआ है, तो एक ऊपर की तरफ से भी इनवर्ड लेजर बीम होगी और जो पिछली तरफ मिरर होगा उससे टकरा कर वापस आएगी। तो ये हमारे पास ये 2 पेयर तो यहाँ नजर आ रहे हैं, तीसरा यहाँ ऊपर से नीचे को होगा। सो वी हैव 3 पेयर्स ऑफ काउंटर प्रोपेगेटिंग यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने वाली लेजर बीम्स हैं। ये जो सोडियम का हमने यहाँ पर सोडियम पैलेट यानी सोडियम यहाँ पर लगाया हुआ है। आपको पता है सोडियम को अगर आप एयर में रखेंगे तो वो आग लग जाती है उसको। तो इसको हम प्रॉपर प्रिकॉशन रखते हुए पहले एक दफ़ा इसमें हाई वैक्यूम, इसमें करते ही हाई वैक्यूम सिस्टम क्रिएट कर देते हैं और क्योंकि एयर नहीं होगी तो फिर ये बर्न नहीं होगा। फिर इसको ये इनको सोडियम पैलेट का नाम दिया जाता है। इस तरह हम यहाँ पर सोडियम की जगह अल्कली मेटल्स डिफरेंट यूज कर सकते हैं, उसमें रुबीडियम भी हैं, सीजियम भी हैं। तो उन्हें हम रुबीडियम या सीजियम के गेटर्स का नाम देते हैं, यानी रुबीडियम गेटर्स या सीजियम गेटर्स। गेटर से मुराद एक ऐसी पतरी नुमा मेटल की चीज़ है जिसके अंदर हमने सीजियम और रुबीडियम वगैरह को एम्बेड किया हुआ है, यानी उसमें ऐड किया हुआ है। तो ये जो सिचुएशन है इसको यहाँ से जब सोडियम इनिशियली जब अल्ट्रा हाई वैक्यूम है तो देर इज नथिंग, फिर सोडियम के वेपर्स आहिस्ता आहिस्ता इसमें आना शुरू होंगे और ये चैम्बर में सोडियम के वेपर्स होंगे सिर्फ, देर विल बी नथिंग एल्स। उसके बाद यहाँ पर रैंडमली ये सोडियम वेपर्स इसमें फैले हुए हैं और वैक्यूम सिस्टम की वजह से साथ साथ निकलते भी जा रहे हैं और मजीद वेपर्स भी आ रहे हैं। तो यहाँ देर इज नथिंग बट सोडियम वेपर्स। अब इन सोडियम वेपर्स को हमने यहाँ से सोडियम एटम्स हैं यानी ये, तो ये जो लेजर यहाँ पर आती है ये इन सोडियम वेपर्स में एब्जॉर्ब कब होगी? जब इस लेजर की वेवलेंथ इस सोडियम की किसी एटॉमिक ट्रांजिशन के साथ एग्जैक्टली मैच करेगी। अब हमने लेजर ऐसी चूज करनी होती है कि जिसकी जिसकी वेवलेंथ सोडियम या अगर रुबीडियम है या सीजियम जो भी है उसकी किसी एटॉमिक ट्रांजिशन के साथ एग्जैक्टली मैच कर जाए। और एक अहम कंडीशन है लेजर कूलिंग की, बहुत अहम कंडीशन है कि ये जो ट्रांजिशन है ये हाइपरफाइन ट्रांजिशन होनी चाहिए। अगर हाइपरफाइन ट्रांजिशन नहीं होगी तो कूलिंग का प्रोसेस नहीं हो सकेगा। तो हमने लेजर ऐसी चूज करनी है जो एटम के ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के हाइपरफाइन लेवल की ट्रांजिशन करवा सके। अब इसमें टेक्निकली जो प्रॉब्लम प्रोड्यूस क्रिएट होती है लेजर कूलिंग के प्रोसेस के दौरान वो ये है कि एटम्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं। और आपको ये पता है कि जो हाइपरफाइन लेवल्स होते हैं ये इन लेवल्स का आपस का एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। और अगर एक मूविंग एटम है और हम चाह रहे हैं कि उसमें लेजर बीम एब्जॉर्ब हो जाए, तो मूविंग एटम लेजर बीम तब एब्जॉर्ब करेगा अगर इसको मूविंग एटम को अपनी मोशन के लिहाज से शिफ्टेड वेवलेंथ मिलेगी। अगर फर्ज करें कि उसको, मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं कि सपोज हम कहते हैं कि एटम को अपनी ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए
780 नैनोमीटर की वेवलेंथ रिक्वायर्ड है। 780 नैनोमीटर की वेवलेंथ रिक्वायर्ड है, फर्ज करें, उसको ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड हाइपरफाइन लेवल में जाने के लिए। लेकिन अगर वो एटम मूव कर रहा है और वो एटम जो इस लेजर की तरफ को मूव कर रहा है, तो उसको इस लेजर की शॉर्टर वेवलेंथ नजर आएगी क्योंकि रिलेटिव मोशन है। तो वो, अगर हम चाह रहे हैं कि वो एग्जैक्टली exactly इस लेजर को एब्जॉर्ब कर सके, तो हमें इस लेजर की जो वेवलेंथ है इसको थोड़ा सा लॉन्गर वेवलेंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेजर की, इनकमिंग लेजर की वेवलेंथ को थोड़ा सा लॉन्गर वेवलेंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर लॉन्गर वेवलेंथ होगी तो मूविंग एटम को डॉपलर शिफ्ट के बाद अपने एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर की फील होगी और फिर वो ये लेजर एब्जॉर्ब करेगा। तो इसका मतलब ये है कि पहले हमें थर्मल वेलोसिटीज को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इस टेम्परेचर, जब हमने ये सोडियम के वेपर्स इस चैम्बर के अंदर एंटर किए हैं, तो वो किन थर्मल वेलोसिटीज के साथ मूव कर रहे हैं, और उस वेलोसिटी के लिहाज से जो डॉपलर इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू क्या है। तो उस डॉपलर इफेक्ट के लिहाज से जो शिफ्ट इन वेवलेंथ लेजर की होगी, हमें वो शिफ्टेड वेवलेंथ इसके ऊपर डालनी पड़ेगी, यानी लॉन्गर वेवलेंथ डालनी पड़ेगी। और ये लॉन्गर वेवलेंथ हासिल करने के प्रोसेस को हम रेड डी ट्यूनिंग का नाम देते हैं। रेड डी ट्यूनिंग। रेड डी ट्यूनिंग का मतलब ये है, रेड की क्योंकि लॉन्गर वेवलेंथ है, इसके मुकाबले में जो दूसरी टर्म यूज होती है वो ब्लू डी ट्यूनिंग है। ब्लू का मतलब है शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ मूव होना, रेड का मतलब है लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ मूव होना। तो हम इसमें जो लेजर यूज करते हैं वो रेड डी ट्यून्ड लेजर होती है। डी ट्यून का मतलब ये है कि उसको एटॉमिक ट्रांजिशन से हमने एक डिफरेंट वेवलेंथ के ऊपर सेट किया हुआ है, यानी एग्जैक्टली एटॉमिक ट्रांजिशन की जो वेवलेंथ थी, जो रेस्ट वाले एटम की होनी थी, उस पर हमने इसको सेट नहीं किया, बल्कि लॉन्गर वेवलेंथ पर सेट किया है। तो रेड डी ट्यूनिंग की टर्म यूज करेंगे। तो ये जो लेजर है, जो इनकमिंग लेजर है, ये रेड डी ट्यून्ड लेजर है इस एटम के फर्स्ट हाइपरफाइन लेवल की ट्रांजिशन के लिहाज से। सो वी नीड ए पेयर ऑफ three pairs of counter propagating red detuned lasers to generate optical molasses for the atoms, and they are collected in this small region where all these beams are uh, overlapped in this region। और इस ओवरलैप रीजन के अंदर एटम्स जो हैं इनकी वेलोसिटीज रिड्यूस हो जाती हैं और ये सफिशेंटली लो वेलोसिटीज पर पहुंच जाते हैं। तो ये यहाँ पर ये वजाहत भी की गई है, द फोटॉन्स विल देन ओनली एब्जॉर्ब्ड इफ डॉपलर इफेक्ट इज सच एज टू शिफ्ट द इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी अपवर्ड। तो ये, यानी हमने डॉपलर इफेक्ट को मद्देनजर रखते हुए इसको करना होता है। और ये पहली जो ट्रांजिशन है, आपको पता है कि जो एटम है उसमें सोडियम का जो एटम है उसकी ग्राउंड स्टेट में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3s में होता है। तो वो 3s से उसी 3p की जो ट्रांजिशन होती है, ये जो अलाउड ट्रांजिशन है, इस ट्रांजिशन को हम करवाते हैं, और ये हाइपरफाइन होती है। वो आगे मैं इसके बाद जब बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो इसको, ये जो लेजर कूल्ड एटम्स हैं ये इतने ज्यादा वेलोसिटी कम हो जाती है इनकी कि फिर इनके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट भी होने लग जाता है। इस तरह के यानी प्रोसेस में लेजर कूलिंग के थ्रू हम स्टॉप करके एटम्स को फिर उनकी फर्दर स्टडीज परफॉर्म करते हैं। तो इसको, जब अब हमें कैसे पता चलता है कि ये एटम्स जो एब्जॉर्ब, ये जो एटम्स यहाँ पर वाकई मौजूद हैं, उसके लिए हमने ये फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब लगाई हुई है। क्योंकि एटम जब भी रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है और वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है और उसको मोमेंटम किक मिलता है और वो इसके सेंटर की तरफ मूव करता है, तो उसके बाद वो स्पॉन्टेनियस एमिशन के जरिए अपनी ग्राउंड स्टेट की तरफ वापस भी जाता है। तो ग्राउंड स्टेट की तरफ जाने के लिए उसको, जो ग्राउंड स्टेट की तरफ जब वो मूव करता है, तो जो रेडिएशन वो एमिट करता है फ्लोरेसेंस, वो हम यहाँ फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब से डिटेक्ट करते हैं। एंड बाय यूजिंग ए स्पेक्ट्रोमीटर वी कैन आल्सो डिटरमिन इट्स वेवलेंथ टू कंफर्म कि ये वाकई वही ट्रांजिशन हुई है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ तक ये बेसिक सेटअप जो लेजर कूलिंग का है वो होता है। अभी इसमें
जो इसके बाद जो फर्दर प्रॉब्लम आती है वो ये है कि तमाम के तमाम एटम्स यहाँ पर रुके नहीं रहते, बल्कि रैंडमली इनमें से कुछ एटम यहाँ से निकलना शुरू हो जाते हैं। और वो जब उसकी दो रीजंस हैं, एक तो उनकी स्लाइड काइनेटिक एनर्जीज बाज़ औक़ात इस रीजन से उनको तिरछी डायरेक्शन में निकाल देती हैं। और दूसरी बात ये है कि वो जब डी एक्साइट होते हैं और डी एक्साइट होने के नतीजे में लाइट एमिट करते हैं, तो उसका जो रिकॉइल मोमेंटम मिलता है वो बाज़ औक़ात उन्हें स्ट्रैप रीजन से निकाल देता है, इस मोलेसिस से निकाल देता है। तो इन रीजंस की वजह से वो इससे निकलना भी शुरू हो सकते हैं। तो फिर इसके बाद फर्दर ज़रूरत होती है कि यहाँ पर ज़्यादा देर के लिए इनको रोका जा सके। तो वो ज़्यादा देर के लिए रोकने के लिए हमें एक इज़ाफ़ी अरेंजमेंट इसके ऊपर करना पड़ता है, ऑप्टिकल मोलेसिस के ऊपर। तो फ़िलहाल हम ये ऑप्टिकल मोलेसिस तक पढ़ रहे हैं। आपको कोई क्वेश्चन है तो कर लें। अगला पार्ट भी मैं अभी करने लगा हूँ, सिर्फ़ 2-3 मिनट के गैप के बाद। लेकिन मैं रिकॉर्डिंग को यहाँ पर ज़रा स्टॉप कर लूँ क्योंकि लंबी फ़ाइल फिर सेव